हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था उस पर आते हैं। तो पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अभी तक शायद मैंने बताया नहीं, तो वही बता देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या होता है आपके पास बता चुका हूँ, वैसे बस नाम बताना बाकी था कि जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, सुटेबल फ्रीक्वेंसी से मेरा कहने का मतलब है एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की है, किसी भी मेटल सरफेस पे गिरती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट आउट होना, इस फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ ejections of electrons from a metal surface when a light of suitable frequency, आप सुटेबल वेवलेंथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होती है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी से मतलब है ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लाइट जो डलेगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा या उसके बराबर। द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फॉल्स ऑन इट इज known as फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब इसको पूरा लिख लेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस फिनोमेना को आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब हम उस एक्सपेरिमेंट पे जा रहे हैं। ये हर्ट्ज ने देख लिया था, फिर उन्होंने कुछ और ऑब्जर्व करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट्स पे हम आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में देखिए उन्होंने क्या किया, सब चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। उन्होंने क्या लिया, एक ग्लास की ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब इस तरीके से आपके पास, ये जैसे ये ग्लास ट्यूब है। ठीक है, ग्लास ट्यूब में यहाँ पर एक विंडो थी, विंडो से आपके पास फोटोन की जो भी लाइट थी आपके पास वो आ सकती है आपके पास, मतलब फोटोन आ सकते हैं। बंद है, अंदर आपके पास क्या है? वैक्यूम है। ठीक है, अंदर क्या आपके पास? वैक्यूम है। वैक्यूम बनाने के लिए इसको इसलिए यहाँ से बंद रखा है आपके पास, इसको विंडो बोलते हैं। और यहाँ से आपके पास ये इंसिडेंट वेव है या इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन है। तो यहाँ पर कोई सोर्स भी रहा होगा तभी तो आपके पास इंसिडेंट रेडिएशन आई। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रोड इधर रहता है, इलेक्ट्रोड किसी मेटल का बना है, तो ये कोई मेटल है। एक मेटल इस साइड रहती है, तो ये भी आपके पास एक मेटल है, ये भी इलेक्ट्रोड है। इसको बोला जाता है एनोड, या फिर कलेक्टर, इसको बोला जाता है आपके पास कैथोड या फिर एमीटर, ठीक है, एमीटर मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एनोड कलेक्टर मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे। ठीक है, अभी जस्ट मैं इसको इतना ही बनाता हूँ। ठीक है, अभी मैं मतलब कि आपको जस्ट शो करता हूँ थोड़ा सा, अभी मैं पूरा नहीं कर रहा सर्किट, अभी ये वाला मत बनाना, इसके बाद थोड़ा सा एक बार और मॉडिफिकेशन करूँगा मैं, कुछ चीज़ दिखाने के बाद फिर दिखाएंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एमीटर लगा लिया। एमीटर मिली या माइक्रो में हो सकता है, तो वो एक बार मेरे को देखना पड़ेगा मिली में था या आपके पास माइक्रो में। ये आपके पास माइक्रो में है। ठीक है, क्योंकि बहुत स्मॉल करंट आता है, तो माइक्रो एमीटर मैंने लगा लिया। अभी मैंने कुछ बैटरी कुछ नहीं लगाई है, तो इसमें मैं थोड़ा चेंज करूंगा बाद में ले जाके। अभी मैं जस्ट आपको इतना दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए होगा क्या आपके पास, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। उन्होंने क्या किया, एक लाइट रे इस मेटल सरफेस पे डाली, इसका कुछ वर्क फंक्शन होगा वो सब आपको पता है, वो हर एक मेटल का अपना अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या, सारी चीज़ें बताएंगे आपके पास। इंपॉर्टेंट है अब ये चीज़ें, एक लाइट रे आके डलती है, और ये मैंने पहले ही आपके पास सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की ले रखी है लाइट रे। ठीक है, इस मेटल सरफेस की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा की ले रखी है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो लाइट ऐसी तो डालें जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इधर मैंने लाइट रे डाली, मतलब कि लाइट वेव डाली, रेडिएशंस डाली,
तो आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेटल सरफेस पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट डलते ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे। इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकलते थे, वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेके निकले, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भाग रहे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहे। इलेक्ट्रॉन चलते चलते आपके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, तो हो सकता है आपके पास इस मेटल प्लेट के पास पहुंच जाए। इस मेटल प्लेट के पास पहुंच जाए तो ये इस मेटल प्लेट से, क्योंकि कंडक्टिंग पाथ है, इस तार में चले जाएंगे, इस वायर में जाके यहाँ से आके ऐसे घूमेंगे इस वायर में, क्योंकि वायर में मूव कर सकते हैं आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पर भी आ सकता है, चार्ज कंजर्वेशन। तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इधर अंदर जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं, तो इसमें एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होएगी। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होएगी तो आप बोलेंगे सर्किट में करंट बहने लग गया। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट डेफिनेटली इससे दूसरी डायरेक्शन में होएगा, ये तो आप सभी को पता है। तो आपको इसके अंदर एक करंट दिखा, ठीक है, ध्यान देना। मैंने कोई बैटरी यह ग्राफ में बहुत हेल्पफुल होगी ये चीज़ें, तो एक एक चीज़ को ध्यान से सुनो। मैंने कोई बैटरी पोटेंशियल कुछ नहीं लगाया, कोई बैटरी कुछ नहीं है। बिना बैटरी लगाए भी अगर आप एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट डाल रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ क्या मिल रहा है, करंट जरूर मिल रहा है। ठीक है, ये बात ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर मैं इसका वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ बनाने लगूँ, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ बनाने लगूँ, तो वोल्टेज जीरो है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करा, वोल्टेज जीरो है तब भी कुछ करंट है, वोल्टेज जीरो, एक्स एक्सिस कहाँ पे, ओरिजिन पे जीरो, तब भी कुछ करंट है। क्यों है? क्योंकि वोल्टेज नहीं है, तब भी इलेक्ट्रॉन आपके पास इसमें से जा रहे हैं, कुछ करंट है। तो वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? कुछ करंट होगा तो थोड़ा सा ऊपर से आपके पास स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। हर बार समझ में आया? कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करी, बिना वोल्टेज अप्लाई करे भी करंट है, तो वोल्टेज जब जीरो हो तो करंट है, तो थोड़ा सा ग्राफ ऊपर से आपके पास स्टार्ट होने वाला है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। ओके, अब ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन तो निकला नहीं होगा या एक फोटोन तो आके गिरा नहीं होगा, बहुत सारे फोटोन आके गिरे होंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से निकल रहे हैं और सबकी एनर्जी सेम हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। कोई बहुत अंदर से निकल के आया होगा तो बीच में कोलिजन भी हो सकते हैं, तो किसी के कोलिजन नहीं भी होंगे। आपको एक बात पता है कि मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी, कितनी होगी? H2 माइनस का फाई के बराबर। बाकी सब की इसकी जीरो से एनर्जी कहाँ से कहाँ वेरी करेगी? एनर्जी वेरी करेगी आपके पास, H2 माइनस फाई, जीरो से लेके H2 माइनस फाई नोट तक। फाई नोट इज द वर्क फंक्शन, इसके बीच में वेरी करेगी। किसी की जीरो भी हो सकती है, जस्ट जो बाहर आया होगा, किसी की बीच में कोलिजन में लूज हो गए, थोड़ी बहुत कम होगी, तो कोई बिना कोलिजन के आ गया होगा तो उसकी मैक्सिमम इतनी होगी। तो एनर्जी इस तरीके से वेरी करेगी। तो कोई आगे चल रहा होगा, कोई पीछे चल रहा होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर है ना, इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होने लग गए, बेशक से उधर जा रहे हैं पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन तो यहाँ पे बन रही है। तो इसको बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन। ये क्या बन गया आपके पास? स्पेस चार्ज रीजन। स्पेस चार्ज रीजन बन गया आपके पास, ठीक है। स्पेस चार्ज रीजन में मैं एक बार देख लेता हूँ, कभी स्पेस फिल हो जाए और वीडियो सेव ही ना हो। अभी है, तो ये आपके पास क्या बन गया? स्पेस चार्ज रीजन। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आ रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं, करंट अभी है आपके पास। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है उसको तो इन इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन फील करेगी, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। इन इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सन इस इलेक्ट्रॉन को फील होने लगी, तो ये वापिस इधर ही चला जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं वो इसको। तो होगा क्या? धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलने कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, ठीक है। अगर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स निकलने कम हो जाएंगे तो जो करंट है आपके पास कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो करंट को आप बिना बैटरी लगाए एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर पहुँचने कम होने लग गए, तो करंट को आप एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा नहीं कर सकते बिना वोल्टेज अप्लाई करे। ओके, अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा करंट, इस फिनोमेना को और स्टडी करने के लिए वोल्टेज वगैरह अप्लाई करनी स्टार्ट करी, ठीक है। तो अब जो मेन जो सिस्टम है वो बना रहा हूँ मैं। ये समझ में आ गया भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपेल करने लग गए बाकी आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे पहुँचना कम होने लग गया, यहाँ से निकलना कम होने लग गया, तो करंट आपके पास डिक्रीज होने लग गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, रीजन क्या है? स्पेस चार्ज रीजन, ये दिक्कत कर रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक बैटरी लगा ली, ठीक है। बैटरी को लगाने के लिए इधर नेगेटिव पॉजिटिव,
नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से बैटरी लगाई। अच्छा, ये बैटरी इस तरीके से लगी है कि इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। तो बुक के अंदर अच्छा सा डायग्राम दे रखा होगा कि आप की वगैरह इस तरीके से लगाइए कि की इधर उधर चेंज करके आप इसको पॉजिटिव करना चाहे, इसको नेगेटिव करना चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, या इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इसकी पोलैरिटी चेंज करी जा सकती है कभी भी। मैं बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल हमने लगाया है। स्पेस फिल हो गया शायद, दूसरा चेंज कर लेता हूँ। अभी भी है थोड़ा सा, तो देखते हैं। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव करा। अब देखिए आपके पास ये नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल। ये जितना नेगेटिव पोटेंशियल है इस पे भी नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा ना, कहने का मतलब ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो इस एनोड पर भी कैसा आ गया, पॉजिटिव पोटेंशियल। जैसे ही इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा ये तो क्या करेगा, पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। जो इलेक्ट्रॉन इधर जमा हो गए थे उधर धीरे धीरे जा रहे थे आपके पास, या बाकियों को नहीं आने दे रहे थे, अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन्स भागे आएंगे, तो आपके पास करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वो इधर भी लगा अभी भी माइक्रो एमीटर, तो आपके पास करंट इवेंचुअली बढ़ना स्टार्ट कर देगा वोल्टेज बढ़ाने के साथ। पर अब ध्यान दो, करंट क्यों बढ़ने लगा है, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जब उधर पहुंचने लगे जल्दी जल्दी तो बीच में इकट्ठे होने बंद हो गए, स्पेस चार्ज रीजन घट गया, तो बाकी इलेक्ट्रॉन इजीली निकल के आ रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, करंट ऐसा नहीं है कि वोल्टेज बढ़ा दी आपने, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज बढ़ गई तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचने स्टार्ट करे तो करंट बढ़ता 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 बहुत करोड़ अनगिनत इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये स्पेस चार्ज रीजन बाकी इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोक रहा था। यहाँ पे जैसे ही आपने पॉजिटिव चार्ज किया इलेक्ट्रॉन इसके पास आने लग गए, इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो धीरे धीरे ये स्पेस चार्ज रीजन घटता घटता खत्म हो जाएगा। मतलब कि अब क्या होगा, ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स को आना बंद रोकने के लिए, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोक रहा था, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे होंगे, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि बीच में पहले ये रिपल्सन दे रहे थे वो तो हट गया आपके पास। तो एक टाइम ऐसा आएगा वोल्टेज की वजह से, वोल्टेज बढ़ाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जितने यहाँ से निकल रहे हैं उधर, मतलब एक कॉन्स्टेंट रेट से। पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स जब निकल रहे थे आपके पास, खींचने वाला कोई नहीं था तो अपनी अपनी एनर्जी से निकल रहे थे और फिर वो बीच में इकट्ठे होकर पिछले वालों को भी रोक रहे थे। पर अब इस पॉजिटिव पोटेंशियल ने सब पर एक ही फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपको सब पता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन्स पे, तो F = E Q × E के बराबर। तो ये फोर्स तो सब पर सेम लग रहा है, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन सारे एक ही वेलोसिटी से चलने लग जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो करंट स्टार्टिंग में तो बढ़ेगा जब ये एकदम से सब इधर जाएंगे, फिर बाद में सब एक ही वेलोसिटी से, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं उतनी देर में उधर एंटर कर रहा है, एक स्पीड से काम हो रहा होगा आपके पास, एक जैसा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलने लग गया। तो आपके पास जो चार्ज है एक जैसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एक जैसी हो जाएगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एक जैसी होगी तो करंट सेम हो जाएगा। तो आपके पास देखो ग्राफ अगर इसका बनाया जाए तो मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। स्टार्ट में मैंने क्या बताई, वोल्टेज अप्लाई भी नहीं करी थी, वोल्टेज थी 0, तो उस टाइम पे करंट आपका कुछ था बिना वोल्टेज अप्लाई करे भी। फिर हमने क्या बोला, जैसे ही हमने वोल्टेज बढ़ाई इलेक्ट्रॉन इसने खींचने स्टार्ट करे तो करंट आपके पास प्रोपोर्शनल, जैसे ओम्स लॉ में बढ़ता था वैसा बढ़ा, करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ी, करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ी, करंट बढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला काम है, एक साथ बढ़ रहे हैं। फिर मैंने बोला कि एक टाइम के बाद जब ये स्पेस चार्ज रीजन खत्म हो जाएगा तो चार्जेज आपके कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो आपके पास सब बार क्या हो जाएगा, आपके पास करंट जो है कांस्टेंट हो जाएगा। करंट आपके पास अब कितनी भी वोल्टेज बढ़ा लो, अब कितनी भी वोल्टेज बढ़ा लो करंट ऊपर नहीं जा रहा है। करंट मैंने देखो ऐसा शो कर दिया, ऐसा पैरेलल टू V एक्सिस। तो करंट की वैल्यू यहाँ पर आकर ये फिक्स हो गई, इससे ज़्यादा करंट अब आपके पास नहीं बढ़ेगा इस मेटल से, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उधर ये पहुँचा दे रहा है, बस जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने ही तो इसको पहुँचाने हैं, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो आपके पास करंट बनाना है। जब वो भाई साहब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पा रहा है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींच के ले आएगा, इसको तो उतने ही खींचने आपके पास। तो इलेक्ट्रॉन आपके पास एक कांस्टेंट रेट से इधर पहुंच रहे हैं, जितने ये निकाल रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट रेट से उधर पहुंच रहे हैं। इसके बढ़ाने से और कुछ नहीं होएगा आपके पास, कांस्टेंट रेट से उधर जाते रहेंगे, कांस्टेंट रेट से उधर जाते रहेंगे, इसके बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके पास, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आई बात।
क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है पहुंच तो उतने ही रहे हैं आपके पास। तो जो आपके पास करंट है बढ़ के एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। अब वोल्टेज कितनी भी उस साइड बढ़ाओ करंट ऊपर नहीं जाने वाला, इधर ही रहेगा। इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट या सैचुरेशन रीजन। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। ये क्या आपके पास एक कांस्टेंट करंट की वैल्यू आ गई, और ये आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी आ जाती है आपके पास। ठीक है, कभी ऐसा सोचो कि आराम आराम से बढ़ता ही रहेगा, आराम धीरे धीरे आता है। ठीक है, जल्दी आ जाता है। ये समझ में आया? करंट का ग्राफ ऐसा हुआ आपके पास। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने क्या करा, इसका पोटेंशियल बढ़ा के देखा, बढ़ाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इन्होंने क्या किया, इसका पोटेंशियल घटा के देखा। इसका पोटेंशियल घटाया तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम आने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन कम आने मतलब पुरानी वाली कंडीशन आने लगेगी। इलेक्ट्रॉन कम आने लगेंगे तो करंट कम होएगा, करंट कम होएगा तो ग्राफ यहाँ से वापस आएगा, करंट कम होएगा। वोल्टेज जब जीरो कर दोगे तो फिर से यही कंडीशन आ जाएगी। ये तो ठीक है। अब इसने क्या किया, इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। पोलैरिटी चेंज करने के लिए वहाँ पर अल्टरनेटर लगे थे, पर मैं अभी बस वैसे ही चेंज कर देता हूँ कि मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक पॉजिटिव और लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पोलैरिटी मैंने चेंज कर दी। आपके पास है एक नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब की बार ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया आपके पास। ठीक है, तो ये नेगेटिव कर दिया। तो अब यहाँ पर जीरो के बाद की बात कर रहा हूँ, वापिस जीरो तक तो वही कंडीशन थी। अब इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया। ध्यान दो, जब इसको नेगेटिव किया तो ये तो नेगेटिव टर्मिनल तो इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोकेंगे। ओके, लास्ट रात को मैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वीडियो बना रहा था, तो यहाँ पर आकर आपके पास स्पेस फिल हो गया था, तो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो इसी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं अभी। तो हमने क्या किया था, इस वाले टर्मिनल को, जो ये आपके पास एनोड था, इसको हमने क्या कर लिया, नेगेटिव कर लिया आपकी बात। ठीक है, नेगेटिव करने की वजह से हमने बोला कि ये नेगेटिव तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन का धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचना कम होता जाएगा, जिसकी वजह से करंट घटता जा रहा था, है ना, करंट घटता जा रहा था। ये ग्राफ हमने दिखाया था आपको स्टार्टिंग में कि जब वोल्टेज जीरो है तो करंट आपके पास कुछ रहता है, वोल्टेज ना भी अप्लाई करो तब भी करंट रहता है। फिर आपने बोला कि करंट वोल्टेज धीरे धीरे अप्लाई कर रहे थे, एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रख रहे थे, तो करंट उसी के अकॉर्डिंग बढ़ रहा था और एक टाइम के बाद जाके कांस्टेंट रेट पर हो जाता था। यहाँ पर जो ये सैचुरेशन स्टेट आई है, करंट जो जाके कांस्टेंट हुआ है, इसमें जो टाइम लगता है ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ सेकेंड के आसपास लगता है, जो कि बहुत कम टाइम है। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि फोटोन गिरा और एकदम से करंट आपके पास, मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही आपके पास कांस्टेंट हो जाता है। जितना जाना है वो 2 मिली एम्पेयर, 3 मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर, जितना भी जाना है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही आपके पास चला जाता है। ठीक है, फोटोन गिरते ही कोई टाइम लैग नहीं आ रहा है। इस चीज़ को क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स जो थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि मैं आपको इसको पहले ही प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक बार जल्दी से बता देता हूँ। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी कंटिन्यूअस होती है। तो जो एनर्जी है आपके पास जब वेव की फॉर्म में चलती है तो वो सरफेस पे आके गिरती है तो वो आपके पास फैल जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन को सारी एनर्जी नहीं मिल रही होती है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो किसी इलेक्ट्रॉन को पहले ही कम एनर्जी मिली तो वो एकदम से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि वर्क फंक्शन भी होता है, उसको भी क्लियर करना होता है। तो फिर क्या बोलता है, एनर्जी कंटिन्यूअस है, लगातार आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी की वजह से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। वाइब्रेट करेगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी बढ़ेगी और तब जाके कुछ टाइम लेगा और ये तब जाके निकलता है आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग कुछ टाइम लगना चाहिए था, पर हमने इधर क्या देखा, इन लोगों ने क्या देखा कि कोई भी टाइम गैप नहीं आ रहा है, बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल टाइम गैप आ रहा है आपके पास। फोटोन गिरा करंट आ गया, फोटोन गिरा करंट आ गया आपके पास, है ना। फोटोन भी कौन सा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वाला। तो यहाँ पे हमने क्लासिकल फिजिक्स इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में फेल हुई। अभी और आगे देखते हैं आपके पास। हम इसको नेगेटिव करते गए तो क्या कर रहा है, नेगेटिव वाला रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का पहुंचना बंद, तो करंट कम हो रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम जा रहे हैं।
अब मैंने क्या किया यहाँ तक जीरो तक तो पोटेंशियल पर बात हो गई थी कि कुछ करंट रहता है, मैं पोटेंशियल को नेगेटिव कर रहा हूँ। मैंने मान लो इतना सा नेगेटिव किया तो आपने बोला करंट कम हो गया, मैंने और नेगेटिव करा, आपने बोला करंट कम हो गया। इस तरीके से मैं इस नेगेटिव को बढ़ाता जाऊंगा, करंट कम होता जाएगा। करंट तो इधर कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, कम हो रहा है, करंट कम होता जाएगा एक टाइम पर। अच्छा देखो, इसको नेगेटिव कर रहा हूं, ये रेडिएशन जब इस पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं आपके पास कुछ एनर्जी लेके आते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर पहले चल रहे थे तो उनके पास कुछ एनर्जी है, या बोल लो उनके पास वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है। तो जो बिल्कुल स्लो स्लो आ रहे होंगे, जिनके पास कम एनर्जी थी, उनको तो कम नेगेटिव भी रोक देगा आपके पास, थोड़ा सा नेगेटिव लगाया रोक दिया। पर जो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके इस तरफ चल रहे थे आपके पास, जो ज़्यादा एनर्जी लेके इस तरफ चल रहे थे, उनको कम पोटेंशियल का वैल्यू नहीं रोक पाएगी। भाई ये तो कुछ ऐसा है, ये वाला इधर धक्का दे रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर धक्का देना चाह रहे हैं, जो जिसका ज़्यादा होगा वही जीतेगा ना आपके पास। तो अगर जब तक इसका फोर्स कम होगा इधर धक्का देने का, तब तक तो ये उधर पहुँचते रहेंगे, ठीक है। आप इसके फोर्स को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, जब इसका फोर्स और इधर आने वालों की फोर्स, दोनों तरफ की वेलोसिटीज, या बोल लो कि दोनों तरफ की एनर्जीज बराबर हो जाएंगी, उधर उसकी इधर धक्का देने की, इसकी इधर धक्का देने की, तब जाके फ्लो रुकेगा आपके पास, है ना। समझ में आ रही है बात ये आपको। तो यहाँ से अगर एक भी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच रहा है, तो कुछ ना कुछ करंट जरूर होगा। तो आपको जब तक इसकी वैल्यू इतनी नहीं हो जाती, आप नेगेटिव को बढ़ाते जा रहे हो, नेगेटिव को बढ़ाते जा रहे हो, तो आप देख रहे हो करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, फिर बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, कभी तो जाके ऐसा होगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रही होगी डेफिनेटली, ठीक है। जो एक भी इलेक्ट्रॉन जो उधर पहुंच रहा है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रहा होगा। तो आपको अगर करंट को बिल्कुल जीरो करना है, करंट अभी तक जीरो नहीं हुआ था, यहाँ तक जीरो नहीं हुआ था, करंट को एकदम जीरो करना है, तो यहाँ पे कम से कम इतना पोटेंशियल डिफरेंस देना होगा कि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक सके, क्योंकि ये रुकेगा इधर पहुंचना, मैक्सिमम वाला रुक गया तो उससे कम वाले तो अपने आप ही रुक जाएंगे, ठीक है। अगर मैक्सिमम वाला पहुंचना बंद हो गया तो करंट जीरो हो जाएगा। तो वो पोटेंशियल की वैल्यू कहीं तो जाके होएगा ना, ये आप बढ़ाते जाओगे, कहीं तो जाके होएगा। ये V लिख रहा हूं मैं, V फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये V है, पोटेंशियल है। इधर इस एक्सिस पे पोटेंशियल ले रखा है, उस एक्सिस पे करंट ले रखा है। इसको मैं लिख रहा हूं V नोट से, ठीक है। V नोट को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। V नोट को क्या बोला जाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हुआ फिर आपके पास? ये वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है जो आपने एनोड को दिया है, ये वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है जो आपने एनोड को दिया है, जिसकी वजह से आपके पास इस सर्किट में करंट जीरो हो गया है। मतलब कि फोटो करंट को जीरो, फोटो करंट बोलते हैं इसको, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो करने के लिए एनोड पे जो मिनिमम, भाई मैक्सिमम तो कितना भी दे सकते हैं, इसके बाद तो कितना ही देते जाओ, हर एक में जीरो ही करंट आएगा आपके पास, है ना। तो वो मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल जो आपने एनोड को दी है, जिसकी वजह से फोटो करंट आपके पास जीरो हो गया है, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इट इज द मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड at anode so as photoelectric current becomes zero, so as photoelectric current becomes zero। तो ये वो वैल्यू है जिस पर करंट आके आपके पास जीरो हो गया आपके पास, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसकी और भी डेफिनेशन दी जाती है, जैसे आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? ये वो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव पोटेंशियल है एनोड पर, जिसको अप्लाई करने से मैक्सिमम वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन, या बोल लो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं ना भाई, ऐसा भी। तो यहाँ से देखो आपके पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है, इसको चीज़ को समझते हैं। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उधर जा रहा था, ठीक है, किसी भी वेलोसिटी से चल रहा होगा,
मैक्सिमम वाले को रोकना हमको, मिनिमम वाले तो आप ही रुक जाएंगे। मैक्सिमम वाला जब तक नहीं रुकेगा करंट जीरो नहीं होएगा, एक भी पहुंच रहा है तो करंट रहेगा। इसके पास एनर्जी रही होगी हाफ mv², जिसको मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी बोलता हूँ, और ये मैक्सिमम होगी क्योंकि सबसे फास्ट यही था आपके पास, ठीक है। इसके पास इतनी एनर्जी थी। हमने यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा जो इसको वापस रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल की वजह से एनर्जी आपके पास होती है पोटेंशियल इनटू चार्ज, जिसको आप बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यही होती है आपके पास। तो जिस टाइम पर ये इलेक्ट्रॉन जाना बंद हुआ होगा, देखो भाई अगर इसकी एनर्जी उधर जाने की ज़्यादा होती तो ये उधर क्रॉस कर जाता, है ना। अगर इसकी बहुत ज़्यादा होती तो ये उधर जा ही नहीं पाता, ये बिल्कुल ही रोक देता बहुत पहले ही, ठीक है। एकदम जब मैं बस उस मिनिमम की बात कर रहा हूँ, जब ये उधर पहुंचना बंद हुआ होगा तो उस टाइम पर मैं ये बोल सकता हूँ ना कि इसकी काइनेटिक एनर्जी उधर जाने की और इसकी रिपेल करने की पोटेंशियल एनर्जी, उसको रोकने की, पोटेंशियल बैरियर बनाने की, दोनों आपके पास बराबर रही होंगी, तब जाकर करंट आपके पास रुका होगा। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², या इसको बोल लो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर होएगी पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन्स पर अप्लाई कर रहा है आपके पास, उसका फॉर्मूला पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल कौन सा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन आपके पास रहती है। तो EV0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये आपके पास एक रिलेशन है। V इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, E चार्ज है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास है ही। एक इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी ना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो वो क्या करता है आपके पास hν माइनस का φ0, ठीक है। hν माइनस φ0 इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके चलता है, ये करवाया था ना भाई आपको। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम उसके पास होती है hν माइनस φ0। hν थी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, φ0 था वर्क फंक्शन। तो इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा तो वर्क फंक्शन क्लियर करने में चला जाता है, बाकी की बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। ये आपको दिखाया हुआ है मैंने। यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह क्या लिख सकता हूँ EV0। तो EV0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू hν माइनस φ0। तो कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में मतलब कि ज़्यादातर बार क्वेश्चन में आपके पास ऐसा नहीं देंगे कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट बता देंगे इलेक्ट्रॉन की। आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया, उसको 20 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया। तो उस टाइम पर किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया, आप फॉर्मूला लगा देंगे कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी जो जिस पोटेंशियल से अप्लाई किया है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास पोटेंशियल की वजह से क्या होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो V इंटू में E के बराबर। अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि किसी इलेक्ट्रॉन को कोई भी पोटेंशियल देकर आपके पास 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट देकर आपके एक्सेलरेट करा है, तो वहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। जो जिस भी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराइए वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी इनको इधर उधर ले जाके। समझ में आया? आपको बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको आपको 10 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस देकर एक्सेलरेट करा दिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बता उसकी वेलोसिटी बताओ, उसमें कितनी वेलोसिटी आ जाएगी। तो आप ये फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ से, ठीक है। हाफ mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल आपके पास 10 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है आपके पास 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। यहाँ से V आ जाएगा आपके पास, है ना। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी नहीं दी जाएगी, आपको ऐसा बोला जाएगा किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा गया है, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल है जिससे एक्सेलरेट कराया। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मिनिमम पोटेंशियल है नोड के ऊपर जो अप्लाई किया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी आपके पास रुक जाता है और फोटो करंट आपके पास सर्किट के अंदर जीरो हो जाता है। इतना समझ में आया? तो क्लासिकल फिजिक्स का यहाँ पर एक लिमिटेशन क्या आई थी आपके पास कि ये जो टाइम लैग है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब टाइम लैग जो बहुत कम है ही नहीं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग टाइम लगना चाहिए था मैक्सिमम करंट तक जाने में, ठीक है, पर यहाँ पे कोई टाइम लैग दिख ही नहीं रहा आपके पास। ओके,
इसको लिख लो एक बार, मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ओके, फिर इन्होंने क्या किया, ये काम तो कर लिया, और चेंजेस करने स्टार्ट करें, इसके अंदर क्या करने स्टार्ट किए, और चेंजेस लाने स्टार्ट किए। तो और चेंजेस में इन्होंने नेक्स्ट क्या किया भाई, इन्होंने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसीज वेरी कर करके देखी कि इन पर करंट वरंट पे क्या असर पड़ रहा है। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसीज को वेरी करके देखा, चेंज करके देखा, ठीक है। तो अब उन पे बात कर लेते हैं। ओके, ये ग्राफ आ गया आपके पास। अब इन्होंने क्या देखा, ये भाई बल्ब सोर्स की कुछ तो इंटेंसिटी होगी, उस पर आया होगा। भाई इंटेंसिटी तो रहती है हरदम, यहाँ पे जो भी सोर्स रहा होगा उसकी इंटेंसिटी रही होगी I1 उस टाइम पे आपके पास ये ग्राफ आ गया। अब इन्होंने क्या देखा, इंटेंसिटी को चेंज कर दिया। पहले आपने 40 वाट का बल्ब लगाया था, तो अब की बार 100 वाट का लगा दिया, अगली बार 200 वाट का लगा दिया। इस तरीके से वो आपके पास इंटेंसिटीज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब क्या किया, पहले इंटेंसिटी I1 यूज करी थी, फिर उससे पहले I1 यूज करी थी, फिर उससे ज़्यादा I2 यूज करेंगे, फिर उससे ज़्यादा I3 यूज करेंगे, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी सेम। कीपिंग, अभी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे हैं आपके पास, कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम। फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी डिफरेंट है। इंटेंसिटी डिफरेंट दो तरीके से करी जा सकती है, ध्यान देना। जो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी दो तरीके से डिफरेंशिएट होती है, मतलब डिफरेंट करी जा सकती है। कैसे, इंटेंसिटी डिफरेंट है, तो इंटेंसिटी डिफरेंट करने का मेथड है आपके पास, या तो आप वाटेज चेंज कर दो, पावर चेंज कर दो, या तो आप क्या कर दो, पावर चेंज कर दो। पावर चेंज करने का मतलब है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, इस तरीके से इंटेंसिटीज ले लो, है ना। मतलब वोल्टेज अलग अलग है तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास फ्री उसकी इंटेंसिटी अलग अलग रहेगी। या फिर आप सोर्स का जो डिस्टेंस है, सोर्स को जो डिस्टेंस है उसको चेंज कर दो। सोर्स का जो डिस्टेंस है उसको चेंज कर दो। सोर्स को पास लाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, सोर्स को दूर ले जाओगे तो इंटेंसिटी घटेगी, क्योंकि आपके पास यूनिट एरिया में पर सेकंड कितनी एनर्जी जा रही है वो होती है, तो एरिया अलग अलग हो जाएगा ना आपके पास, ठीक है। तो आपके पास डिस्टेंस को, सोर्स को इसके पास ला के या इससे दूर ले जाके भी इंटेंसिटी चेंज करी जा सकती है, या फिर आपके पास पावर को ही चेंज कर दो, ऐसे भी इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मैंने सेम रखी है। फ्रीक्वेंसी सेम, देखो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम होने का मतलब समझ लो, वेवलेंथ सेम होने का मतलब समझ लो, या इनका डिफरेंट होने का मतलब समझ लो। अगर इफ कलर ऑफ लाइट इज सेम, कलर ऑफ लाइट इज सेम, अगर आपके पास रेड लाइट आ रही है या आपके पास रेड लाइट आ रही है या आपके पास ब्लू लाइट आ रही है, येलो लाइट आ रही है, अगर ये आपके पास कलर को चेंज नहीं करते तो फ्रीक्वेंसी रहेगी सेम। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी आपके पास, सेम। और अगर आपके पास कलर चेंज हो गया, बल्ब एक बार रेड यूज कर लिया, एक बार येलो यूज कर लिया, तो कलर चेंज हो गया, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों चेंज होगी। क्योंकि आप पढ़ के आए ना, विबग्योर भी पढ़ के आए, जैसे विबग्योर में आपके पास इस तरफ वेवलेंथ बढ़ती है तो रेड की सबसे ज़्यादा, वॉयलेट की कम, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है अलग अलग कलर के लिए। तो कलर चेंज कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और वैसे आपके पास रेडिएशन ही चेंज कर दी, जैसे रेडियो वेव है, रेडियो वेव आपके पास, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है आपके पास, एक्सरे है, गामा रे है, तो वही चेंज कर दिया तो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली आपके पास चेंज होने वाली है। तो इंटेंसिटी डिफरेंट होने का मतलब है या तो वाटेज चेंज करी होगी आपके पास, या सोर्स को आगे पीछे किया होगा इंटेंसिटी चेंज करने के लिए। फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है तो कलर सेम रखना है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करनी है एक ही कलर की, या फिर आपके पास अगर इसको डिफरेंट करना है तो अलग अलग कलर आप यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं कौन सा केस कर रहा हूँ, इन्होंने फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हुए क्या इंटेंसिटी को डिफरेंट करा और इसी ग्राफ को फिर से बनाया। मतलब कि क्या किया, पहले इधर 100 वाट का बल्ब यूज कर रहा था तो आप मान लो 200 का यूज कर लिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन करी, पहले मैं क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जाता हूँ। क्लासिकल फिजिक्स बोलती थी इंटेंसिटी और एनर्जी डायरेक्ट रिलेटेड है, समझ में आया आपको, पहले बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बताया था। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी और एनर्जी डायरेक्ट रिलेटेड है, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है एनर्जी बढ़ाई होगी। तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आना चाहिए था वो समझते हैं। वो बोलता है एनर्जी ज़्यादा डाली
तो क्या बोलता है एनर्जी डालने ज़्यादा डालेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकल इंटेंसिटी ज़्यादा कर दी तो एनर्जी ज़्यादा डाल दी क्लासिकल के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन जो निकल के आएंगे बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके आएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भागेंगे, ठीक है। करंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपके पास, थोड़ा करंट तो आपके पास बढ़ेगा ही, और करंट बढ़ेगा, डेफिनेटली करंट बढ़ेगा, वो उन्होंने सोचा और ये ऐसा हुआ भी। एनर्जी ज़्यादा डाली, इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट निकलेंगे आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वेलोसिटी से आएंगे इधर तो बहुत फास्ट पहुंचेंगे। तो आपके पास स्टार्टिंग में जब जीरो पोटेंशियल था, कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहा था, तब भी इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी पहुंच गए। तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा पहले के कंपेरिजन में, क्योंकि अब इंटेंसिटी आपने बढ़ाई है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी से निकला होगा, ज़्यादा एनर्जी से निकला होगा तो बहुत फास्ट इधर पहुंच गया होगा, तो करंट आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा स्टार्टिंग में जब पोटेंशियल अप्लाई नहीं करा। फिर आपके पास बोला कि एनर्जी ज़्यादा डाल रहे हैं तो करंट आपके पास बढ़ेगा। पर इसमें भी वही चीज़ ऑब्जर्व हुई, करंट पहले वोल्टेज बढ़ाने में धीरे धीरे बढ़ रहा था, फिर आपके पास कौन धीरे धीरे मतलब जितना वोल्टेज बढ़ा रहे उतना करंट बढ़ रहा था, जितना वोल्टेज बढ़ा रहे उतना करंट बढ़ रहा था। उसके बाद सैचुरेशन स्टेट आ जा रही थी, और इसमें कोई टाइम लैग आपके पास आ नहीं रहा था। टाइम लैग मतलब कि कोई भी टाइम गैप नहीं आ रहा था, 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड के बाद टाइम आपके पास करंट जो आपके पास कॉन्स्टेंट हो जा रहा था। इतनी बात तो इन्हें की चल गई ठीक है, इस चीज़ को क्लासिकल एक्सप्लेन कर रही है आपके पास, बस टाइम लैग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, पर ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही है कि इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ रहा है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा डाल दी आपने, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग एनर्जी डाल दी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, कुछ ऐसा कुछ उनका सिस्टम था, है ना। अब इसको वापस से पोटेंशियल करंट को जीरो करने की कोशिश करते हैं। करंट को जीरो करने के लिए आपने क्या किया, इधर एनोड को नेगेटिव कर दिया। जैसे ही आपने एनोड को नेगेटिव करा तो वही वाला सिस्टम चलना था आपके पास कि भाई इसके पोटेंशियल ने इन सबको रोकना है। करंट तो तभी जीरो होगा ना, इलेक्ट्रॉन इधर आने से रुकेंगे, नेगेटिव वाला रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन उधर भाग रहे थे, ये रोकने की कोशिश करेगा। अब ध्यान से सुनना, पिछले केस में इंटेंसिटी कम थी, इलेक्ट्रॉन इस इंटेंसिटी को एनर्जी से रिलेट करती है, क्लासिकल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी से रिलेट करती है, तो वो बोलता है आपकी बार पिछली बार इंटेंसिटी कम थी तो एनर्जी कम थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो कम काइनेटिक एनर्जी से आ रहा था, तो कम सा पोटेंशियल जरूर रिक्वायर्ड था उनको रोकने के लिए, कम पोटेंशियल रिक्वायर्ड था। अब ये क्या बोलता है हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी मतलब ज़्यादा एनर्जी डाल दी, इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा एनर्जी लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी लेके आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वालों की और ज़्यादा होगी, तो उसको रोकने के लिए और ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा इधर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा रिक्वायर्ड है रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ अलग आना चाहिए था, ज़्यादा इंटेंसिटी के लिए ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल आना चाहिए था, तो उनके अकॉर्डिंग जो ये ग्राफ है ये यहाँ जाना चाहिए था कहीं पे, मतलब पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कुछ अलग आनी चाहिए थी आपके पास, यही होना था ना। जब कम इंटेंसिटी थी तो कम स्टॉपिंग पोटेंशियल, ज़्यादा इंटेंसिटी तो कुछ ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये होना चाहिए था उनके अकॉर्डिंग। पर पाया क्या, मिला क्या, क्लासिकल फेल हो गई यहाँ पे। मिला क्या कि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ भाई, इंटेंसिटी चेंज कर दी I1 से I2, इंटेंसिटी चेंज कर दी I1 से I2, करंट चेंज हो गया, हाँ ठीक है करंट चेंज हो गया, आपके पास बढ़ गया करंट, आपके पास पहले कम था नीचे दिखा रखा है, बाद में आपके पास बढ़ गया, यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ तक चला गया, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास सेम रहा, ठीक है। तो जब इन्होंने इंटेंसिटी डिफरेंट करी तो क्या ऑब्जर्व करा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा, ये आ गया यहाँ पे, और इंटेंसिटी बढ़ाई इन्होंने, और इंटेंसिटी बढ़ाई, फिर ऐसा ही ग्राफ मिला आपके पास, ठीक है। करंट तो बढ़ गया और इंटेंसिटी बढ़ाने से ये I3 I1 I2 क्या है आपके पास इंटेंसिटीज है, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट तो बढ़ रहा है आपके पास, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है। क्लासिकल फिजिक्स बोलती है स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, तो इंटेंसिटीज एनर्जी से रिलेटेड है, तो उनको इंटेंसिटी बढ़ाई है तो उनको रोकने की ताकत भी ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आने चाहिए थे। रिजल्ट क्या मिला, एक मिल रही है, तो क्लासिकल फिजिक्स से तो एक्सप्लेनेशन इसकी हुई नहीं, ठीक है। अब हम इसको मॉडर्न फिजिक्स से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं यहीं पर, आपके पास बाद में कराने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स क्या बोलती है, एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है ना कि इंटेंसिटी पर, ठीक है। E=hν, फोटोन गिर रहे हैं, पार्टिकल नेचर में बिलीव करती है, वेव नेचर में नहीं। ये क्या बोलता है, जो ये आपके पास यहाँ से क्या आ रही है आपके पास रेडिएशन डल रही है, इसका नेचर कौन सा है, पार्टिकल नेचर, तो पार्टिकल नेचर है तो उसकी एनर्जी होती है E=hν, मतलब कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है एनर्जी।
फ्रीक्वेंसी हमने क्या रखी थी, सेम। फ्रीक्वेंसी क्या रखी थी, सेम। फ्रीक्वेंसी सेम होएगी तो एनर्जी सेम गिर रही है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी सेम गिर रही है। एनर्जी सेम गिर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स सभी उसी एनर्जी से निकल रहे हैं जैसा पहले निकल रहे थे। इंटेंसिटी चेंज करने से एनर्जी चेंज नहीं हो रही, सब उतनी ही एनर्जी लेके आ रहे। तो रोकने के लिए भी सबको उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया मॉडर्न फिजिक्स के कंसेप्ट ने, पार्टिकल नेचर के कंसेप्ट ने। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंस इसकी बताकर। तो यहां से दूसरा, करंट क्यों बढ़ रहा है फिर, तो इन्होंने क्या बोला कि आपने इंटेंसिटी चेंज करी है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि आइंस्टीन ने इंटेंसिटी को रीडिफाइन करा था। इंटेंसिटी की डेफिनेशन जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होती थी, उसको चेंज करके बोला इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं। अब पार्टिकल नेचर में क्या है, इंटेंसिटी एनर्जी से रिलेट नहीं है। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग चेंज हो रहा है। एनर्जी तो उतनी ही है, इंटेंसिटी चेंज करने से अब एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इंटेंसिटी चेंज करने से एनर्जी तो उतनी ही है। एनर्जी आपके पास सेम है, बस चेंज क्या हुआ है, फोटोन ज्यादा गिरने लगे उतनी ही एनर्जी के। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा फोटोन आए, और आपको यह भी बताया था एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए, ज्यादा फोटोन आए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो चार्जेस का फ्लो आपके पास चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्जेस का फ्लो, तो चार्ज बढ़ गया आपके पास, चार्ज अपॉन टाइम से तो करंट बढ़ गया। तो क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग बढ़ रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ने से, तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा इजेक्ट हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा इजेक्ट होंगे करंट उतना ही ज्यादा आपके पास होएगा। ठीक है, तो ये इसने करंट का बढ़ना एक्सप्लेन कर दिया इंटेंसिटी के बढ़ने से, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का सेम होना एक्सप्लेन कर दिया पार्टिकल नेचर से। अभी तक क्या किया था इन्होंने, इंटेंसिटीज को डिफरेंट किया था, फ्रीक्वेंसी को सेम किया था। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, फिर से करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ बनाया। अब की बार क्या किया है इन्होंने, इंटेंसिटी को तो रखा है सेम। इंटेंसिटी को सेम रखने का मतलब है सोर्स जिस डिस्टेंस पे था या उसी पे है, और उसकी पावर भी चेंज नहीं कर रहे हैं, जितने वाट का था उतने ही वाट का है आपके पास। ठीक है, दूसरा आपके पास अब की बार ये क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसीज को क्या कर रहा है, चेंज। फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर रहा है इंटेंसिटी को सेम रखते हुए। मतलब कि जैसे इन्होंने ले लिया, मान लो एक 100 वाट का रेड कलर देने वाला बल्ब सोर्स, एक आपके पास 50 वाट का ले लिया येलो कलर का। ठीक है, एक आपके पास क्या ले लिया, मान लो 20 वाट, सॉरी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी चेंज नहीं करनी। अगर मैं इसको 100 वाट 50 वाट 20 वाट कर दूंगा तो इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी ना भाई। इंटेंसिटी क्या रखनी है आपको, सेम। तो इंटेंसिटी सेम रखनी है तो वाटेज आपके पास सेम रहनी चाहिए। तो 100 ही वाट का येलो कलर का ले लिया, 100 ही वाट का आपके पास ऑरेंज कलर ले लिया। ठीक है, ऑरेंज कलर। तो इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। फिर आपके पास विबग्योर के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है उस तरफ घटती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उस साइड कम होती है। तो रेड की सबसे कम, फिर आपके पास ऑरेंज, फिर येलो। तो येलो की सबसे ज़्यादा है, तो मतलब ऐसे लिख देता हूँ, येलो की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, फिर आपके पास ऑरेंज की है, फिर आपके पास रेड की है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से वो फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, इंटेंसिटी सेम रख रहा है, वोल्टेज सेम रख के आपके पास। ठीक है, बल्ब वही है, बस डिफरेंट वेवलेंथ का आपके पास है। तो ये अब केस कर रहे हैं उसी केस में कि आप करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, देखते हैं भाई, इधर आपके पास क्या है, पोटेंशियल ले रहे हैं, इधर आप क्या ले रहे हैं, करंट, और इंटेंसिटी जब की बार सेम रख रही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। तो पहले मैंने कुछ स्टार्टिंग में कोई फ्रीक्वेंसी डाली, ध्यान देना सारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही है, कम पे तो कोई एक्सपेरिमेंट होएगा ही नहीं ना आपके पास। तो इन्होंने स्टार्टिंग में मान लो कि सबसे पहले डाला रेड कलर। ठीक है, सबसे पहले क्या डाला, रेड कलर। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो जो भी ग्राफ आया मैं इसको साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके पास मॉडर्न फिजिक्स के कंसेप्ट से, ध्यान देना। रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, तो फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो अगर मैं एनर्जी की बात करूँ जो कि h न्यू होता है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम। तो रेड कलर जब आके गिरता है तो कम एनर्जी का गिरा, कम एनर्जी का गिरा। इंटेंसिटी सब में सेम है, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम सेम है। ठीक है, बस एनर्जी चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी चेंज होने से।
कम एनर्जी का गिरा तो इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में जब वोल्टेज जीरो है, कुछ भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करी थी आपके पास, ठीक है, जब वोल्टेज जीरो है, स्विच आपने ऑन मतलब कि ये लगाया ही नहीं था, डायरेक्ट तार जोड़ रखा था, तब की बात है, ठीक है। यहां से कुछ तो एनर्जी आई है, बेशक से कम हो, कुछ तो एनर्जी आई है, इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को लेकर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब उस एनर्जी को लेके निकलेंगे तो आपके पास उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो वो यहाँ पे पहुंचेंगे तो कुछ करंट भी होगा आपके पास, तो करंट जीरो नहीं होगा, वोल्टेज जीरो है तो करंट जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ करंट होगा आपके पास। तो ये आपके पास कुछ ना कुछ, मैंने यहाँ पर इसका करंट शो कर दिया, यहाँ पर जब वोल्टेज जीरो हो तो कुछ करंट है। फिर क्या हुआ, वैसे ही आपने दोबारा से बैटरी पोटेंशियल अप्लाई करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में इसको पॉजिटिव किया, इसको नेगेटिव किया, पिछली बार की तरह पॉजिटिव नेगेटिव किया, तो आपने क्या देखा, वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रहा है, और फिर एक टाइम के जाके आपके पास सैचुरेशन स्टेट आ जाती है, वैसा ही जैसे पिछली बार था। हुआ है सही? क्यों हुआ? ये आपके पास वोल्टेज जैसे ही इधर पॉजिटिव दिया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को खींचना स्टार्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे तो करंट तो बढ़ेगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमेंगे तो करंट बढ़ेगा। फिर आपके पास एक बार यहाँ पे स्पेस चार्ज रीजन खत्म हो जाता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे, उसके बाद करंट आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, जितने निकल रहे हैं उतने इधर पहुंच रहे हैं तो करंट कांस्टेंट होगा, जो सैचुरेशन स्टेट थी। अब इन्होंने क्या किया, फिर से नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, करते थे ना जैसे नेगेटिव अप्लाई करते थे, अब करंट को जीरो करने की कोशिश करी, जीरो करने की कोशिश करी, तो जैसे नेगेटिव करोगे आपके पास ये ग्राफ आपके पास इधर आएगा, यहाँ पे चलता चलता यहाँ कहीं पे पहुंचेगा, जिस मिनिमम पोटेंशियल पे जाके आपके पास करंट जीरो हुआ है उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं बोल दूंगा। तो ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया आपके पास, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपने ν1 माननी हुई थी, रेड कलर है फिलहाल आपके लिए। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर रेड कलर, अभी के लिए रेड ले लिया, वैसे 0 1 लिखा पाएगा बुक के अंदर, मैं रेड इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके चीज़। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर का ग्राफ आ गया। अब क्या किया, ये तो सिंपल वैसे ही आया जैसा आना था आपके पास, नॉर्मल लाइट ही डालनी है आपके पास, है ना, उसके पास भी पहले भी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती थी, अभी भी है आपके पास फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी सब, बस अब चेंज करने में फ़र्क दिखेगा। हमने क्या किया, रेड की जगह कौन सा, उसके बाद मैंने यूज़ करा ऑरेंज, मैंने क्या कर लिया आपकी बार, ऑरेंज बल्ब यूज़ कर लिया, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डाल दी, कुल मिला के कहना मतलब ये है फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डाल दी। अब ध्यान दो, क्या बोलता है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है तो बस सिर्फ क्या बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, वह इंटेंसिटी तो सेम है, इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी बढ़ी, तो ज़्यादा एनर्जी का फोटोन गिरा, ज़्यादा एनर्जी का फोटोन गिरा तो इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा स्पीड से निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉन पहले से स्पीड से ज़्यादा से स्पीड से निकल के आया तो इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी पहुंच जाएगा तो करंट पहले से ज़्यादा आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखा है, शुरुआत में हमने जैसे आपको ग्राफ बनाया था ना, उस टाइम पे मैंने ये कुछ अप्लाई नहीं कर रखा था, स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसा ही दिखाया था इसको कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन को उधर जाना है, तो इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एनर्जी की वजह से पहुंच रहे हैं, उस टाइम पे कोई खींचने वाला नहीं है, तो जिसके पास जब ज़्यादा एनर्जी होगी तो तब ज़्यादा पहुंचने के चांसेस है, ये कम एनर्जी पर, ज़्यादा एनर्जी वाले में तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा करंट होगा आपके पास जीरो पोटेंशियल पे, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी से निकल रहे हैं तो थोड़ा सा करंट आपके पास ज़्यादा होगा जीरो पोटेंशियल पे, क्योंकि जल्दी इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं उस साइड आपके पास, जल्दी नहीं मतलब ज़्यादा पहुंच रहे होंगे, अपने आप से पहुंचने वाले ज़्यादा होंगे क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, ओके, फिर हम क्या करते हैं, फिर वही पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उसी तरीके से आपके पास। ठीक है, ओके, तो पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ज़्यादा करंट समझ में आया ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ज़्यादा करंट क्यों आया, क्योंकि स्टार्टिंग में एनर्जी ज़्यादा है तो वे आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ पहुंच रहे होंगे अपनी एनर्जी की वजह से। इन्होंने क्या जब करा कि आपके पास फिर वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ा और आपके पास उतना ही हो गया जितना पहले था, करंट उतना ही हो गया जितना पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी पे था, तो ये ऑरेंज कलर का भी करंट उतना ही आया। भाई करंट तो दोनों का इतना ही है ना, करंट तो दोनों का इसी के बराबर है, तो अच्छा टाइम लैग आ नहीं रहा है इसमें, टाइम लैग तो किसी में नहीं आएगा, करंट उतना ही हो गया इसके लिए भी आपके पास। तो ये क्या कैसे हुआ होगा इसको भी समझाता हूँ मैं। ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि आपके पास सिर्फ एनर्जी चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, सिर्फ एनर्जी चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, नंबर ऑफ फोटोन जो फॉल कर रहे थे वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, और इंटेंसिटी आपने चेंज नहीं करी, इंटेंसिटी तो सेम है, इंटेंसिटी सेम है, तो जो फोटोन गिर रहे हैं वे तो उतने ही गिर रहे हैं,
फोटोन उतने गिर रहे तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास फोटोन गिरा तो जितने इलेक्ट्रॉन पहले निकल रहे थे अभी भी इलेक्ट्रॉन उतने ही निकल रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी चेंज नहीं करी गई है। बस फर्क क्या आ रहा है कि एक पहले कम एनर्जी लेके निकल रहे थे, अब ज्यादा एनर्जी लेके निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो उतना ही है भाई, जब तक इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा करंट आपके पास सेम रहने वाला है। तो इसलिए करंट दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए सेम है। अब रोकने की बात करते हैं। हमने इधर नेगेटिव पोटेंशियल दिया, जैसे ही इधर मैं नेगेटिव पोटेंशियल देता हूं तो इसका काम होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को रोकना, ठीक है। अब देखना, पिछली बार तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता था रोकने के लिए। अब की बार क्या होगा, अब की बार फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ज़्यादा एनर्जी लेके आ रहा है, ज़्यादा एनर्जी वाले को रोकना और ज़्यादा मुश्किल होगा, और ज़्यादा मुश्किल होगा तो ज़्यादा रिवर्स में आपको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी से आ रहे हैं। तो इसका ग्राफ यहाँ कहीं पे गया, तो ये आपके पास ऑरेंज वाले के लिए आ गया, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट आया, यहीं पे क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई। क्लासिकल फिजिक्स बोलती है इंटेंसिटी तो आपने सेम रखी है, इंटेंसिटी सेम है, तो क्लासिकल वाले बोलते हैं एनर्जी सेम है, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड है एनर्जी से उनके अकॉर्डिंग। तो वो क्या बोलता है आपके पास कि आपने इंटेंसिटी सेम रखी तो एनर्जी सेम गिर रही है, एनर्जी सेम गिर रही है तो इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेके निकल रहा है, मतलब कि सेम मैक्सिमम एनर्जी लेके निकल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सेम मैक्सिमम एनर्जी लेके निकल रहा है तो मैक्सिमम वाले को रोकने के लिए दोनों केसेस में आपके पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर अलग आया है। तो यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स फेल होगी, क्योंकि वो सोचता था इंटेंसिटी एनर्जी से रिलेटेड है, सोचते थे इंटेंसिटी एनर्जी से रिलेटेड है, पर एक्चुअली में केस क्या हो रहा था, ठीक है, एक्चुअली में केस ये हो रहा था कि फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी डिपेंड करती है। तो ये क्लासिकल ने बोला फ्रीक्वेंसी चेंज करी तो एनर्जी चेंज हुई, एनर्जी चेंज हुई तो ज़्यादा एनर्जी वालों को रोकने के लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड है पोटेंशियल, कम वालों को रोकने के लिए कम पोटेंशियल, तो इसलिए पोटेंशियल अलग अलग आया। इसी तरीके से जब मैं बात करूँगा येलो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो उसका ग्राफ आपके पास ऐसा ही गया। करंट इसमें भी सेम आया, ठीक है, करंट इसमें भी सेम आया। तो जब तक इंटेंसिटी सेम है करंट सेम है, ठीक है। तो इंटेंसिटी की रिलेशन है करंट से, इंटेंसिटी रिलेशन रिलेट करती है करंट को, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग बढ़ जाते हैं, फोटॉन जितने गिरेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और फ्रीक्वेंसी किससे रिलेट आपके पास, एनर्जी से। ये आपके पास नई चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी, ठीक है, जो उनकी समझ से बाहर थी, कि इंटेंसिटी का रिलेशन तो करंट से आ रहा है और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन एनर्जी से निकल के आ रहा है आपके पास। तो ये था आपके पास सेकेंड ग्राफ, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट करने पर आपके पास क्या ग्राफ बन रहा है पोटेंशियल और करंट के बीच में, करंट किस तरीके से वेरी कर रहा है। एक लास्ट ग्राफ और उन्होंने बनाया, और फिर उसके बाद हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को खत्म करके एक बार फिर से आइंस्टीन ने क्या क्या चीज़ें बोली, क्या इक्वेशन दी, और उसके बेस पर फिर से ग्राफिक को देखेंगे, थोड़े एक दो ग्राफ और जो है उन चीज़ों को। एक ग्राफ और था बस जहाँ जस्ट यहाँ पे, ये ग्राफ है आपके पास फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। इसको मैं आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जब आ जाएगी उसके बेस पर एक्सप्लेन करूंगा जाके, ठीक है। तो कोई दो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके का रहता है, ये मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 2 है, तो ग्राफ कुछ ऐसा पैरेलल लाइंस जैसा रहता है आपके पास। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा वहां पर, तो अभी बनाने की जरूरत नहीं है, इस ग्राफ को मैं एक बार वहां पर भी जाके बनाऊंगा, ठीक है। तो इस पे ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू कितनी होती है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज होती है आपके पास, ये फर्स्ट मटेरियल के लिए, सेकंड मटेरियल के लिए। तो इस चीज़ को उधर एक्सप्लेन करूंगा, तो ये ग्राफ अभी बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस तरीके से क्लासिकल फिजिक्स इसके अंदर फेल हुई, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स इसके अंदर फेल हुई, तो कहाँ फेल हुई ध्यान देना। फर्स्ट फेल हुई कि क्लासिकल फिजिक्स फर्स्ट फेल हुई कि टाइम लैग आना चाहिए था क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूअस है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकलना था, धीरे धीरे उसको एनर्जी मिलती, पर यहाँ पर कोई टाइम लैग नहीं मिला, क्लासिकल फिजिक्स फेल। दूसरा वो बोलते थे कि इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग लगाना चाहिए था, क्योंकि इंटेंसिटी एनर्जी से रिलेटेड है, पर यहाँ पर क्या हो रहा था, इंटेंसिटी चेंज कर ली आपने, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना का उतना ही है आपके पास, ठीक है। तीसरा वो बोलते थे फ्रीक्वेंसी की एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी की एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है, पर यहाँ पर क्या देख रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग आ रहा है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड है एनर्जी से, जो वो नहीं बोलते थे आपके पास, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपके पास क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई।
एक और चीज़ में फेल हुई, क्लासिकल फिजिक्स ने इस पर भी कोई लिमिट नहीं लगाई थी कि आपके पास किसी भी सरफेस पे कि कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। भाई आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ा ना, क्या थी वो? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है जिसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलती थी? ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स बोलती थी कोई भी लाइट डालो, कोई भी लाइट डालो, कभी ना लाइट कंटिन्यूस एनर्जी देती है तो कभी ना कभी जाके उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स ने कोई लिमिट नहीं लगाई। क्लासिकल फिजिक्स बोलता है कोई लाइट डालो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आज नहीं तो एक मिनट में नहीं, 2 मिनट में नहीं, 1 घंटे में नहीं, 8 घंटे में नहीं, 10 घंटे में नहीं, 1 दिन में नहीं, कभी तो निकलेगा आपके पास। इसके पीछे क्लासिकल फिजिक्स ने कोई लिमिट नहीं लगाई। पर तो मॉडर्न फिजिक्स क्या बोलती है आपके पास कि आपके पास अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो निकलेगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी लो इंटेंसिटी डाल दो, कितनी भी लो इंटेंसिटी डाल दो, टाइम गैप नहीं आने वाला अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। अगर एक्सरे, आप सभी को पता है एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, तो एक्सरे बेशक लो वाट की चाहे 10 वाट का लगा दे दो, चाहे आपके पास 100 वाट से निकाल के दे दो, इतनी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे कोई रिलेशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो ये अपना जो मॉडर्न फिजिक्स क्या बोल रही कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो आप चाहे 1 साल, 1 दिन क्या, आप चाहे 10 साल उस पर लाइट डाल लो तभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्लासिकल बोलती है निकल आएगा भाई, है ना। तो क्लासिकल फेल होगी, फोटो इलेक्ट्रिक में हमको दिखा कि थ्रेशोल्ड से कम है तो नहीं निकल रहा आपके पास। ये थे क्लासिकल के फेलियर। इसके ऊपर आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक कुछ उन्होंने जो चीज़ें ऑब्जर्व करी हर्ट्स ने और लिनार्ड ने, वो आपको मैंने बता दिया। उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व करा कि इंटेंसिटी और करंट के बीच में रिलेशन है, इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी का एनर्जी से रिलेशन है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, और देयर इज नो टाइम गैप। जब आपके पास लाइट डलती है तो इलेक्ट्रॉन निकलने में कोई टाइम गैप नहीं लगता है अगर उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक लॉज। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इसको देख के क्या बनाए गए आपके पास? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ लॉ बनाए गए। फर्स्ट लॉ आपको क्या बताऊं मैं कि देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to eject out the electrons from the surface of metal, that is called threshold frequency। फर्स्ट लो तो इन्होंने ये बोला कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है भाई, उसके बिना इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। इसको देख के बोला, एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करके इन्होंने ये बातें बोली हैं। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा लो इन्होंने बोला इंटेंसिटी हैज नो रिलेशन विद एनर्जी, इंटेंसिटी हैज नो रिलेशन विद एनर्जी, विद एनर्जी, इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा क्या बोला? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी। ये अपने एक्सपेरिमेंट देख के बोले इन्होंने, वैसे कोई इन्होंने थ्योरी नहीं दी, एक्सपेरिमेंट देख के इन्होंने ये चीज़ें बोली हैं। चौथा आपके पास देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग इन इजेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टिंग of electron when a frequency of greater than threshold frequency fall in it। अगर ये आपके पास गिरेगी तो आपके पास इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने में कोई भी टाइम गैप नहीं आएगा आपके पास, या करंट के बढ़ने में कोई भी टाइम गैप नहीं आएगा। तो ये उन्होंने 4 लॉ दिए आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करके। ये था आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर चलेंगे जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके पास। थैंक यू।